आगे चलते हैं। आज रचनात्मक प्लेट किनारे के बारे में थोड़ा सा पॉइंट कुछ नोट कर लीजिए। रचनात्मक प्लेट किनारों में बेटा, जब दो समान अथवा बातचीत न करें, जब दो समान अथवा असमान घनत्व तथा जब दो समान अथवा असमान घनत्व तथा मोटाई वाले प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं, तब दोनों के मध्य भूपरपटी में दरार बन जाती है, जिससे एथिनोस्फीयर का मैग्मा भूपरपटी पर या भूपृष्ठ पर आकर, भूपृष्ठ करिए, भूपरपटी नहीं, भूपृष्ठ पर आकर नई भूपरपटी का निर्माण करता है, नई भूपरपटी का निर्माण करता है। परिणाम स्वरूप इसे रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। इसे अपसारी प्लेट भी कहा जाता है या कहते हैं, इसे अपसारी प्लेट भी कहते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेट, तो अमेरिकी प्लेट में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों की बात करेगा। देखो वैश्व आप लोग देख रहे हैं, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आप दोनों देख रहे हैं, दिमाग में अपने रखिए। इसके बाद अटलांटिक महासागर के अपोजिट साइड में यानी कि पूरब दिशा में यूरोप पड़ेगा और अफ्रीका पड़ेगा। तो वही बात है कि ये जो कटक है ये उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दोनों में विस्तृत है। बहुत लंबा कटक है। कल मैंने बात की थी कि समुद्री कटक अगर पूछेगा कि सबसे लंबी पहाड़ी का बारे में पूछेगा, पर्वत श्रेणी के बारे में पूछेगा, तो मध्य अटलांटिक कटक सबसे लंबी पहाड़ी हो जाएगी, लेकिन ये समुद्र के अंदर की पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस नाते इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका विस्तार जब होगा तो उत्तरी अमेरिका से लेकर दक्षिणी अमेरिका के पूरब की तरफ यानी कि अटलांटिक महासागर में एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस नाते अब ये कहा जाए कि मध्य अटलांटिक कटक जो है, मध्य अटलांटिक कटक के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पूरब में अफ्रीका और
तो बस ऐसे हम कहते रहे तो आप समझ जाइएगा इस बात को। चाहे तो ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ से अमेरिकी प्लेट, तो अमेरिकी प्लेट में उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों, तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया, चूंकि एक में मर्ज है, मिला हुआ है, इसी नाते कह रहा है यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेट अलग हो रही हैं। नेक्स्ट है बेटा संरक्षित प्लेट किनारा। देखिए इसमें संरक्षित किनारों के सहारे, संरक्षित किनारों के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे के बगल से, दो प्लेटें एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं, जिस कारण रूपांतर भ्रंश का सृजन होता है, जिस कारण रूपांतर भ्रंश का सृजन होता है, तथा प्लेटों के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं होता, प्लेटों के किनारे के धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं होता, इन प्लेटों की सीमा को या इस प्लेट की सीमा को शियर सीमा कहते हैं, शियर सीमा कहते हैं। इसे संरक्षित प्लेट इसलिए कहते हैं या इस कारण कहते हैं क्योंकि इसकी सीमा के सहारे न तो प्लेटों का क्षय होता है और न ही नई प्लेटों का निर्माण। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, सान एंड्रियास फाल्ट, ये कैलिफोर्निया की घाटी के पास है, अमेरिका में पड़ता है, देख रहे हैं कैलिफोर्निया की घाटी, उसी के पास है सान एंड्रियास फाल्ट, कैलिफोर्निया के समीप या पास लिख लीजिए। भारतीय प्लेट के बारे में आप लोगों ने रचनात्मक लिख रहे थे, इसी में हमने डिटेल करा दी थी। आगे चलिए भारतीय प्लेट के संदर्भ में और भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं भैया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बेटा। अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने अभी भारतीय प्लेट विवर्तनिकी पढ़ रहे थे। भारतीय प्लेट विवर्तनिकी पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने देखा प्लेटों की गति के बारे में,
है ना। प्लेटों की 3 तरह की गतियाँ हो रही हैं, कौन कौन से, विनाशात्मक, रचनात्मक और संरचनात्मक। जिनकी डिटेल हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग शेष जो बचे हुए भाग हैं भारतीय प्लेट्स के, उनके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। जैसे इनकी मूवमेंट को लेकर के है, प्लेटों की कितनी गतियाँ हो रही हैं, भारतीय प्लेट कितनी गति से प्लेटें भी विस्थापित हो रही है। जो महाद्वीप वगैरह हैं, आपने देखा कि आज जो वर्तमान स्थल स्वरूप है, ये कई सौ वर्ष पहले ऐसा स्वरूप नहीं था, और कई सौ वर्ष या हज़ार वर्ष बाद ऐसा स्वरूप स्थलों का नहीं रहेगा। यानी मूवमेंट करती है, तो प्लेटों की गतियाँ भी होती हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। हमारी भारतीय प्लेट कितनी गति कर रही है या किस गति से मूवमेंट करके आगे बढ़ रही है, क्या हो रहा है, वो भी थोड़ा जानते हैं। आइए पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। भारतीय प्लेट का भूगर्भिक रूप, भारतीय प्लेट का भूगर्भिक रूप विगत में गोंडवानालैंड से, विगत में गोंडवानालैंड से संबद्ध था। भारतीय प्लेट किसका हिस्सा थी बच्चा? गोंडवानालैंड की जो खंड था उसका भाग था, जिसके अंतर्गत, मतलब गोंडवानालैंड के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया थे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवानालैंड के, लगभग 20 करोड़ पूर्व गोंडवानालैंड के पृथ्वी की, गोंडवानालैंड के पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, गोंडवानालैंड के पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण विखंडन से भारतीय प्लेट उत्तर दिशा में प्रवाहित होना प्रारंभ किया। भारतीय प्लेट उत्तर दिशा में प्रवाहित होना प्रारंभ किया। भारतीय प्लेट तथा इसके उत्तर स्थित, भारतीय प्लेट तथा इसके उत्तर स्थित यूरेशियाई प्लेट के मध्य, यूरेशियाई प्लेट के मध्य स्थित तैथिस सागर में, यूरेशियाई प्लेट के मध्य स्थित तैथिस सागर में जमा अवसाद पर भारतीय प्लेट का, जमा अवसाद पर भारतीय प्लेट का दबाव पड़ा, जिससे अवसादी बलुआ पत्थर वाले, जिससे अवसादी बलुआ पत्थर वाले मोड़दार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। मोड़दार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। भारतीय प्लेट सर्वप्रथम लद्दाख के पास यूरेशियाई प्लेट से
यूरेशियाई प्लेट से टकराई, जिससे इसकी गति बारह सेंटीमीटर से घटकर 12 सेंटीमीटर से घटकर एक वर्ष में 12 सेंटीमीटर विस्थापित होती थी। लेकिन जब भारतीय प्लेट टकरा गई तिब्बत वाले हिस्से से, तो इसकी मूवमेंट क्या हो गई, गति जो हो गई घट गई, लगभग 12 के आसपास जो गति थी वो 5.5 के आसपास से ये सिमट के रहते हैं। ठीक है, तो गति यही है। पहले जब मूवमेंट थी तो 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ये विस्थापित हो रही थी। टकराने के बाद इसकी गति जो हो गई वो 5.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हो गई, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, एक वर्ष में 5.5 सेंटीमीटर अपने मूल स्थान से विस्थापित होता है। पहले कितना था, 12 सेंटीमीटर, यानी बहुत स्लो गति थी। ये कई हजार वर्षों में किलोमीटर तक जा पाई, है ना। तो ऐसे ही हजारों वर्षों में जो है कई किलोमीटर विस्थापित होते हुए अफ्रीका से यहाँ तक पहुँचाई। 12 सेंटीमीटर से घटकर 5.5 सेंटीमीटर वार्षिक हो गई। 5.5 सेंटीमीटर वार्षिक हो गई तथा इसकी प्रवाह दिशा बदलकर उत्तर पूरब हो गई। जो आज भी जारी है, थोड़ा भारतीय प्लेट की विशेषताएं लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भारतीय प्लेट की विशेषताएं। भारतीय प्लेट की विशेषताएं हैं कि यहाँ के दीर्घस्तरीय भू पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। पॉइंट वाइज लिखते जाए बेटा, चेंज करके पैराग्राफ। हिमालय श्रेणी का 1.2 मिलीमीटर वार्षिक दर से उत्थान हो रहा है। 1.2 मिलीमीटर वार्षिक दर से उत्थान हो रहा है, अर्थात भारतीय प्लेट का उत्तरी किनारा प्लेट विवर्तनिकी दृष्टि से उत्तरी किनारा प्लेट विवर्तनिकी की दृष्टि से सक्रिय है। प्लेट विवर्तनिकी की दृष्टि से सक्रिय है,
यानी हिमालय वाला जो हिस्सा है दोस्तों, प्रति वर्ष 1.2 मिलीमीटर की गति से ऊपर उठ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, पामीर घाट से आराकान योमा तक, पामीर घाट से, घाट कहिए या पठार कहिए, पामीर घाट से आराकान योमा तक पामीर घाट से अराकान योमा तक हिमालय प्रदेश के सहारे आने वाली अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है? म्यांमार सुने हैं? उधर के साइड का है, म्यांमार के में पड़ती है ये पहाड़ी। हिमालय की पहाड़ी का आगे का विस्तार जो है अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और यही हिमालय जो है, क्योंकि हिमालय अभी आपने देखा कि इसका शीर्ष भाग जाकर के तिब्बत के पठार से टकराया था, बाकी जो शेष इसका पूर्वी हिस्सा है ये क्या हुआ, ये भी टकराया, बाद में टकराया, क्योंकि बाद में पड़ता था तो ये बाद में टकराया। इसी के परिणाम स्वरूप ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह जो देखते हैं आप लोग, वो हिमालय का ही विस्तार है। क्या है? हिमालय का ही विस्तार है, बट वो थोड़ा निम्न भूमि का हिस्सा था तो समुद्र में दबा हुआ है। ये हिमालय ही आगे कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन वो समतल शीर्ष अक्षरवर्धन के कारण से उसका शीर्ष एक तरह से कहिए क्षरण हो चुका है, तो इस नाते वो एक समतल भूमि के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है और ये उसी का विस्तार है। क्लियर? ये जो आप देख रहे हैं हिमालय आगे में टोटल का विस्तार है, यहाँ से हिमालय इसी का ही क्योंकि विस्तार क्या है, जैसे टकराई तो फोल्ड हुआ तो फोल्ड हो सकता है, तो फोल्ड नहीं है, निम्न भूमि है तो पानी में थोड़ा है ना, ये विस्तार है ना, तो ये उसी का है विस्तार। हाँ, ये पामीर की घाट से अराकान योमा तक हिमालय प्रदेश के सहारे आने वाले विभिन्न आयाम के भूकंप, विभिन्न आयाम के, आयाम मतलब तीव्रता, अलग अलग तीव्रता के विभिन्न आयाम के भूकंप इस बात की पुष्टि करते हैं इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय प्लेट के पुष्टि करते हैं कि भारतीय प्लेट के उत्तरी कगार का अधोगमित भाग, उत्तरी कगार का अधोगमित भाग, उत्तरी कगार का अधोगमित भाग एथिनोस्फीयर में पहुंचकर, एथिनोस्फीयर में पहुंचकर मैग्मे के रूप में परिवर्तित हो रहा है, मैग्मे के रूप में परिवर्तित हो रहा है। जो हिमालय की संरचना पर दबाव डाल रहा है, जो हिमालय की संरचना पर दबाव डाल रहा है। जिसके कारण हिमालय पर मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसको MBT कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, तथा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के सहारे भूकंप के धक्के या झटके लगते हैं
क्षेत्र के भूकंप इसका इस क्षेत्र के भूकंप इसका ज्वलंत साक्ष्य है या उदाहरण है। इस क्षेत्र के भूकंप इसका ज्वलंत साक्ष्य है या प्रत्यक्ष साक्ष्य है या ज्वलंत उदाहरण है, कुछ भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एरोमैग्नेटिक सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एरोमैग्नेटिक सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ऊपरी तथा मध्य गंगा मैदान मध्य गंगा के मैदान में अवसाद की गहराई 8,000 से 6,000 मीटर है। 8,000 से 6,000 है, लेकिन देखिए एनसीईआरटी जो कहती है वो कहती है 1,000 से 2,000 मीटर। ये जो आपने आंकड़े लिखे हैं, जो मैदान की गहराई, जिस मैदान में हम लोग हैं, इस मैदान की गहराई कितनी है? 8,000 से 6,000 मीटर। अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, तो 8,000 से 6,000 मीटर है। लेकिन ये एनसीईआरटी जो कहती है वो ये कहती है कि 8,000 नहीं है भाई, ये 1,000 से 2,000 मीटर है, यानी 1 से 2 किलोमीटर। और 8,000 से 6,000 मीटर का मतलब हो गया 6 से 8 किलोमीटर के मध्य का हिस्सा है। ठीक है, यानी अवसाद यहाँ इतने जमे हुए हैं, 6 किलोमीटर तक अवसाद जम रहे हैं। इमेजिन करिए, बहुत ज़्यादा है। 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर का अवसाद जमा होना, तो एक गर्त का हिस्सा रहा होगा हिसाब से, तब तो बहुत बड़ा गर्त रहा होगा ये। और वैसे भी अगर 1 से 2 किलोमीटर भी मानते हैं तो वो भी डिस्टेंस होती है। 2 किलोमीटर की मोटाई तक आपका अवसाद यहाँ पर कलेक्ट हुआ है ना, तो ये बात है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए, एनसीईआरटी के अनुसार 1 से 1,000 से 2,000 मीटर। ब्रैकेट में ही आगे लिख लो बेटा। एनसीईआरटी के अनुसार 1,000 से 2,000 मीटर, ब्रैकेट पर। आगे चले बेटा, उसी में अवसाद की मोटाई हिमालय, अवसाद की मोटाई हिमालय पर्वतपात के पास, हिमालय पर्वतपात के पास अधिक तथा, हिमालय पर्वतपात के पास अधिक तथा, पर्वतपात मतलब पर्वत जहाँ से शुरू होता है उसके सामने का जो हिस्सा पड़ता है वो पर्वतपात कहलाता है। पात मतलब पैर, तो हिमालय जहाँ से शुरू होगा, कोई भी चीज़ जहाँ से शुरू होगी ऊंचाई, उसका वो पदीय प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। तो हिमालय पर्वतपात के पास अधिक तथा दक्षिण पठार की तरफ जाने पर कम होती जाती है, तथा दक्षिण पठार की तरफ जाने पर कम होती जाती है। यह इस बात का सूचक है कि भारतीय प्लेट के भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्वी प्रवाहित होने से, भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व प्रवाहित होने से, भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व प्रवाहित होने से इसका उत्तरी कागार, इसका उत्तरी कागार हिमालय की जड़ों में अधोगमित हुआ, हिमालय की जड़ों में अधोगमित हुआ, जिससे हिमालय श्रेणी का
जिससे हिमालय श्रेणी तथा पठार के उत्तरी कगार के मध्य एक खाई, उत्तरी कगार के मध्य एक खाई, इसे ट्रेंच कहते हैं इंग्लिश में, एक खाई बन गई जिसकी गहराई उत्तर में अधिक थी, जिसकी गहराई उत्तर में अधिक थी, जिससे हिमालय से नदियों द्वारा लाया गया, जिससे हिमालय से नदियों द्वारा लाया गया अवसाद अधिक मोटाई में जमा हो गया, अवसाद अधिक मोटाई में जमा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कोंकण तथा कन्नड़ तट के अनेक स्थल रूप। कोंकण तट किसे कहते हैं दोस्तों? महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं, और कन्नड़ तट कर्नाटक के तट को कहते हैं, और तमिलनाडु के आंध्रा के तट को, सॉरी केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि महाराष्ट्र के तट और कर्नाटका के तट की बात हो रही है। कह रहा है कोंकण तथा कन्नड़ तट के अनेक स्थल रूप इंगित करते हैं, अनेक स्थल रूप इंगित करते हैं। इंगित करते हैं, बताते हैं कि इनका निर्माण उत्थान के फलस्वरूप हुआ है, इनका निर्माण उत्थापन के फलस्वरूप हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि भूगर्भिक विगत में भारत के पश्चिमी तट का ब्रैकेट में लिखिएगा, गुजरात के कच्छ को छोड़कर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गुजरात के कच्छ को छोड़कर, ब्रैकेट बंद, उत्थान हुआ है, यानी भारत के पश्चिमी तट का उत्थान हुआ है, जिसमें गुजरात का कच्छ का क्षेत्र नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, पहले भारत का धारवाड़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक का एक जनपद पड़ता है धारवाड़, शिमोगा, ये डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं कर्नाटक के, ठीक है। तो धारवाड़ तरफ की चट्टानें जो देखेंगे मेटलिक चट्टानें, ऐसी चट्टान श्रेणी में पाई जाती हैं। धारवाड़ तरफ की जो चट्टानें हैं वो धात्विक चट्टानें होती हैं। तो बात हम लोग कर रहे हैं धारवाड़ तरफ की। चलिए, पहले भारत का धारवाड़, पहले भारत का धारवाड़ इन ब्रैकेट कर्नाटक चाहे तो लिख सकते हैं, मेडागास्कर, योम अफ्रीका आपस में संबद्ध थे, तथा भारत वर्तमान की अपेक्षा
वर्तमान की अपेक्षा दक्षिण स्थिति में था। दक्षिण स्थिति में भूमध्य रेखा पर था। ऐसे कर लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। भारत वर्तमान की अपेक्षा दक्षिण स्थिति में भूमध्य रेखा पर था। विखंडन के पश्चात मेडागास्कर तथा अफ्रीका भारत से अलग हो गए। भारत भूखंड के पश्चिम का भूखंड निमज्जित हो गया। निमज्जित मतलब डूब गया जल में, निमज्जित हो गया। और जिस पर हिंद महासागर का जल फैल गया। वह अरब सागर कहलाया। इसी भ्रंशन के समय भारत के पश्चिमी घाट पर्वत का जन्म हुआ या उत्थान हुआ। इसी भ्रंशन के समय भारत के पश्चिमी घाट पर्वत का जन्म हुआ तथा निमज्जित खंड के भूमध्य रेखीय वन दबकर पेट्रोलियम रूप में परिवर्तित हो गए। दबकर वन जो है विषुवत रेखीय वन जो है या भूमध्य रेखीय वन दबकर पेट्रोलियम रूप में परिवर्तित हो गए। परिवर्तित हो, इसमें देखते हैं आप लोग मुंबई हाई का नाम सुने हैं। तो मुंबई के तट से पश्चिम में समुद्र के अंदर जाने पर पेट्रोल निकाला जाता है बड़े पैमाने पर, आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे। तो वो मुंबई हाई है, वो दबा हुआ हिस्सा है। ठीक है, वही बात है। निमज्जित खंड भूमध्य रेखीय वन दबकर पेट्रोलियम रूप में परिवर्तित हो गए। मुंबई से उसी में आगे 80 किलोमीटर पश्चिम, मुंबई से 80 किलोमीटर पश्चिम अरब सागर में स्थित बम्बई हाई या बॉम्बे हाई, ये हाईलाइट कर लीजिएगा। बॉम्बे हाई, यही तेल यहीं से निकाला जाता है। का पेट्रोलियम इसी का परिणाम है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट पॉइंट किए, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी कगारों के सहारे छोटा नागपुर पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी कगारों के सहारे स्थित
कोयला क्षेत्र भी, भारत का प्रधान कोयला क्षेत्र भी इस बात का साक्ष्य है कि प्रधान कोयला क्षेत्र भी इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ के क्षेत्र भी, या ऐसे कर लीजिए, साक्ष्य है कि यह क्षेत्र भी भूमध्य रेखीय वनों से आच्छादित था। यह क्षेत्र भी भूमध्य रेखीय वनों से आच्छादित था। छोटा नागपुर पठार में आप देखते हैं कोयला बड़े पैमाने पर पाया जाता है। तो कोयला कैसे होगा जब बहुत बड़े वन वहाँ रहे होंगे। ठीक है, चलिए रिपीट कर दे रहा हूँ। यह क्षेत्र भी भूमध्य रेखीय वनों से आच्छादित था। मेघालय पठार के दाउकी भ्रंश के सहारे, दाउकी भ्रंश के सहारे छोटा नागपुर पठार से आज अलग होने की विवर्तन की घटना के दौरान, अलग होने की विवर्तन की घटना के दौरान ये वनस्पतियां दबकर कोयले में परिवर्तित हो गई। कोयले में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा। बंगाल की खाड़ी भूसन्नति के अधोगमन से बंगाल की खाड़ी भूसन्नति के अधोगमन से भारत का पूर्वी तट (1.2 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से 1.2 मिलीमीटर की दर से नीचे बैठ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल की खाड़ी, नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल की खाड़ी भूसन्नति के अधोगमन से उत्पन्न दरारों से मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ रहा है। मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीपों के ज्वालामुखी इस बात की पुष्टि करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप के ज्वालामुखी इस बात की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शिवालिक की उत्पत्ति के पूर्व इंडो ब्रह्मपुत्र नदी या इंडो ब्रह्म नदी
हिमालय के दक्षिणी पर्वत पाद के सहारे पूरब से पश्चिम प्रवाहित होते हुए पूरब से पश्चिम प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती थी। अरब सागर में गिरती थी। प्लेट विवर्तनिकी के कारण दिल्ली जल विभाजक के उत्थान से देखो ये जो आपका दोस्तों दिल्ली है ना, ये अरावली पर्वत श्रेणी का ही आगे का हिस्सा, तो ये हिस्सा बाद में था। तो इसके उठ जाने से क्या हुआ कि जो नदी इधर से इधर को प्रवाहित हो रही थी वो अवरोध हो गया, तो फिर जब ऊंचा हिस्सा हो गया तो प्रवाह इधर को आ गया। तो यही दिल्ली श्रेणी की चट्टानें कह सकते हैं, दिल्ली श्रेणी की पहाड़ी कह सकते हैं, या अवरोध के रूप में आ गई। बात तो गजब हुई, अच्छी बात है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अरब सागर में गिरती थी। प्लेट विवर्तनिकी के कारण दिल्ली जल विभाजक के उत्थान से हो गया, इस नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने लगी। तथा इसका परित्यक्त भाग यानी छोड़ा गया भाग आज भी हरियाणा में घग्गर नदी के रूप में है। तो आज भी हरियाणा में घग्गर नदी के रूप में है, जिसका जल वर्षा काल में राजस्थान की तलवारा झील में सूख जाता है। तलवारा झील में सूख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्वी किनारे पर बंगाल की खाड़ी भूसन्नति है। जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्वी किनारे पर बंगाल की खाड़ी भूसन्नति है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा पर्याप्त अवसादन से
तंत्र द्वारा पर्याप्त अवसादन से निमज्जन हो रहा है। निमज्जन हो रहा है। इसका प्रमाण गंगा डेल्टा में, सुंदरी वृक्ष की समुद्र तल से 15 मीटर से 150 मीटर, 15 मीटर से 150 मीटर गहराई पर मिलने वाली खड़ी जड़ें हैं, यानी कि अवसाद जमा होते गए, वृक्ष ऊपर होते चले गए, तो उनकी जड़ों की गहराई 15 मीटर से लेकर 150 मीटर तक है। ठीक है, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई भाई। कुछ एक बिंदु और भी चाहे तो मैं लिखवा दूं आपको, लिख लीजिए एक पॉइंट और रहेगा तो कुछ काम ही करेगा, नहीं रहेगा तो क्या पता कहाँ से क्या आ जाए। वैसे मैंने लगभग सब पढ़ा दिया इसका। अब आप लोग भारतीय प्लेट के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, बशर्ते आपके दिमाग में रहे तब। चलिए अब पहुँचते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मोहगांव कला के अंतर ट्रैप संस्तरों के मध्य मिलने वाले जीवाश्मीकृत कोकोनट फल के पूरा वनस्पतिविदों द्वारा कार्बन 14 तिथीकरण विधि द्वारा अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराना तृतीयक युग का है। 7 करोड़ वर्ष पुराना तृतीयक युग यानी टर्शियरी युग जिसे कहेंगे इंग्लिश में का है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय मध्य प्रदेश में कोकोनट प्रजाति वाले भूमध्य रेखीय वन
कोकोनट प्रजाति वाले भूमध्य रेखीय वन थे, अर्थात मध्य प्रदेश भूमध्य रेखा पर था। प्लेट विवर्तनिकी के कारण यह वर्तमान अक्षांशीय स्थिति पर है। यह वर्तमान अक्षांशीय स्थिति पर है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था वो कभी भूमध्य रेखा पर हुआ करता था और प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, वो विस्थापित होकर के यहाँ पर पहुँच गया है। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो प्लेट विवर्तनिकी की बातों की पुष्टि करता है। ठीक है, इन पुष्टियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में भारतीय जो स्थल रूप है वो इसके परिचय देते हैं, इसकी पहचान देते हैं। ठीक है, तो इतने के साथ साथ हम लोगों का प्लेट विवर्तनिकी कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो हम लोग अब आगे बढ़ गए हैं। अब आगे कुछ होगा हम लोगों का, ज्वालामुखी, भूकंप, गोला, बांगोला, ये सब कुछ होगा, अपना ब्लास्ट व्लास्ट करेगा, ये सब कुछ पढ़ा जाएगा। या तो महासागरीय, अभी तो इस स्थल के भी काफ़ी कुछ चीज़ें बाकी हैं हम लोगों की, इसमें भी देखेंगे। भूगोल में मज़ा आ रहा है, समझ में आता जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि मतलब दिक्कत हो रही है, दिक्कत तब ज़्यादा हो रही होगी जिन लोगों को अगर हो रही है तो, कि वो पढ़ लेंगे होंगे, थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। जो नोट्स हैं उनको जब आप पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भरसक प्रयास रहता है कि कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आसान कर दिया जाए, और साथ इसी क्रम में हम लोग चल भी रहेंगे। तो संतुष्टि होती है थोड़ी बहुत पढ़ने की, मतलब इस टाइप की कि हमको आ रहा है। कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बस ऐसे ही समझ आ रहा है सब लोगों को। पढ़िए तब कुछ से तैयार करिए, प्रश्न पूछें तब पूछें। सच्ची वाह भाई वाह। चलिए बताइए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया किसने था? चलो एक सामने से शुरू करते, बताओ इसकी आवाज़ सुना दे, बताओ बेटा किसने दिया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया जी? बिल्कुल डरिए मत, सही हो सकता है। हैरी हेस ने दिया था। ठीक है, कब दिया था आप बताइए? 62 में दिया था, 1962 में, है ना? और इसको वैज्ञानिक रूप किसने दिया आप बताइए? हाँ बिल्कुल सही है, प्रयास करिए। हाँ आप बताइए। एम.जी. मॉर्गन। डब्ल्यू.जी. मॉर्गन। ने दिया था, है ना? तो लोगों के गले सूख रहे होंगे कि क्या पता हमारा नंबर ना। डरिए मत, हम लोग भी डरते थे जब हम लोग पढ़ते थे। तो हमारे एक सर थे, वो नरेशन पढ़ाते थे और तुरंत पढ़ा के तुरंत पूछ लेते थे और तुरंत वही प्रसाद भी दे देते थे। ऐसा देते थे कि हाथ से जेस्टर से हाथ पकड़ लेते थे। और अगर कोई बच्चा कह दिया कि नहीं सर नहीं, मतलब सर कल नहीं आए थे, तो कहते थे कि नहीं 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 ये सब चलेगा, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। और प्रसाद वहीं पर वो वितरण कर देंगे। और ऐसा तो हालांकि वो जमाने बीत गए, वो बात अतीत की है। वर्तमान स्वरूप ये है
कि आप लोग याद करके आइए। ऐसे ही प्रश्नों के सिलसिले हम लोग क्लास में मैंने कहा था आप लोगों से वो जारी रहेंगे। तो उम्मीद है कि बहुत कुछ पढ़ा है, पिछला पढ़ते आइए और थोड़ा इसका सामना करिए प्रश्नों का, है ना। कुछ 2 4 10 प्रश्न तो डेली बता ही दिया करिए, और जो लोग बताएंगे वो बहुत अच्छे कहलाएंगे, जो नहीं बताएंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे कहलाएंगे।